तो देखो अप्रोक्सीमेट मेथड्स, देखो अप्रोक्सीमेट क्या होता है? अप्रोक्सीमेट मतलब अंदाज़ा लगाना है ना, किसी भी चीज़ का अंदाज़ा लगाना। सपोज मैं आप लोगों से पूछूं कि आपके 12th क्लास में केमिस्ट्री सब्जेक्ट में कितने मार्क्स थे, तो अभी आप लोग एमएससी कर रहे हो, तो आई जस्ट होप कि किसी को भी ध्यान नहीं होंगे कि एग्जैक्ट मार्क्स कितने थे, राइट? तो आप लोग मुझे क्या बताओगे कि मुझे आप लोग बताओगे अपने मार्क्स का अंदाज़ा, आइडिया, है ना, कि भाई इतनी वाली लाइन में थे, 70 वाली लाइन में थे, या 70 अबव थे, या 74 75 कुछ ऐसे थे, है ना। तो एग्जैक्ट तो ध्यान नहीं होंगे, तो यहाँ आपने क्या लगाया? अंदाज़ा लगाया मार्क्स का, है ना, तो उसको हमने बोल दिया अप्रोक्सीमेट मार्क्स है, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं अप्रोक्सीमेट मेथड्स की, तो अब बात यह है कि यहाँ पे किस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जाता है? तो यहाँ पर मार्क्स का अंदाज़ा नहीं लगाया जाता, यहाँ पर अंदाज़ा लगाया जाता है किसी भी क्वांटम सिस्टम की एनर्जी का, उसके वेव फंक्शन का, जैसा कि हम लोग क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, राइट? तो क्वांटम केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट द क्वांटम सिस्टम, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्वांटम सिस्टम की एनर्जी, क्वांटम सिस्टम का वेव फंक्शन, इनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स नो मोर अबाउट अप्रोक्सीमेट मेथड्स। तो देखो अप्रोक्सीमेट मेथड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हमें क्या बताते हैं? ये हमें बताते हैं किसी भी क्वांटम सिस्टम की एनर्जी और किसी भी क्वांटम सिस्टम के वेव फंक्शन। नाउ द पॉइंट इज कि ऐसा क्यों है भाई, हम लोग किसी भी क्वांटम सिस्टम का अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्यों देख रहे हैं? तो देखो मैं आप लोगों को बता दूं कि क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर ना दो टाइप के सिस्टम होते हैं। कितने टाइप के सिस्टम होते हैं? कि क्वांटम सिस्टम जो है, सपोज दिस इज अ क्वांटम सिस्टम, तो क्वांटम केमिस्ट्री में जो क्वांटम सिस्टम होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है हमारा सिंपल क्वांटम सिस्टम, वेयर इज एक होता है हमारा कॉम्प्लेक्स या कह लो कॉम्प्लिकेटेड क्वांटम सिस्टम, ठीक है। तो अभी जो सिंपल वाले क्वांटम सिस्टम होते हैं ना, ये तो जस्ट वेरी सिंपल होते हैं। मतलब इन सिस्टम के लिए, इन टाइप ऑफ क्वांटम सिस्टम के लिए हम लोग स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन की हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? इनकी एनर्जी की वैल्यू और इनके वेव फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो सिंपल क्वांटम सिस्टम होते हैं ना, वो सिंपल एटम से मिलकर बने होते हैं। सिंपल एटम्स मतलब ऐसे एटम से जिनके अंदर क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे अगर मैं हाइड्रोजन की बात करती हूँ, तो हाइड्रोजन एटम में क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, राइट। तो ये जो सिस्टम होते हैं वो इन टाइप ऑफ एटम से, सिंपल टाइप्स ऑफ एटम से, सिंपल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। तो इसलिए हम लोग इन वाले सिस्टम का जो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन की हेल्प से एनर्जी और वेव फंक्शन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम की, तो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स एटम से बने होते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से बने होते हैं। मतलब वहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बना होता है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम से, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स उसके अंदर होते हैं, ठीक है। क्या होता है कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम के अंदर? मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स होते हैं। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स का मतलब क्या है? कि ऐसे एटम्स जिसमें क्या है? मोर देन वन, मल्टी मतलब मोर देन वन इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कि हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, अप टू सो मैनी, है ना। तो ऐसे एटम्स जिन सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो इस कारण इस सिस्टम की क्या निकालना? एनर्जी की वैल्यू निकालना और वेव फंक्शन की वैल्यू निकालना बाय द हेल्प ऑफ स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्या हो जाता है? काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अप्रोक्सीमेट मेथड्स का यूज़ करते हैं इस कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम के लिए। अच्छा, अब आप लोगों के माइंड में ये एक क्वेश्चन स्ट्राइक करा होगा कि भाई यहाँ ऐसा कॉम्प्लेक्स क्यों हो जाता है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन की हेल्प से सब निकालना? देखो ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना। अगर हमारे पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा और एक ही क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, तो यहाँ पर तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में होगी, है ना। यानी कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंसीडर होगा यहाँ पे, राइट। अट्रैक्टिव फोर्सेज होंगे। लेकिन अगर क्या है? मोर देन वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दो हैं, तीन है, और साथ में हमारा न्यूक्लियस भी है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में तो इंट्रैक्शन हो गई, लेकिन आपस में इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में भी तो इंट्रैक्शन होगा ना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन यहाँ पर ऐड हो जाएगा इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के साथ, ठीक है। तो इसकी वजह से जो सिचुएशन है वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है दोनों फोर्सेस को स्टडी करने में, ठीक है। तो इसलिए हम लोग स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन की हेल्प से हमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इनकी एनर्जी और वेव फंक्शन की वैल्यू को निकालना, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम के लिए हम लोग क्या करते हैं? अप्रोक्सीमेट मेथड्स का यूज़ करते हैं, या आप कह सकते हो कि मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? यहाँ पर अप्रोक्सीमेट मेथड्स का यूज़ करते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं? अप्रोक्स वैल्यू, वहाँ से भी हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चलती, वहाँ से भी हमें क्या पता चलती है? वहाँ से भी हमें अप्रोक्स वैल्यू, अंदाज़ा पता चलता है कि हाँ ठीक है, इस सिस्टम की एनर्जी कुछ इतनी हो सकती है, यहाँ तक हो सकती है, इसके वेव फंक्शन की वैल्यू कुछ इतनी, हम अंदाज़ा लगाते हैं, सिर्फ एग्जैक्ट नहीं पता चलती, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि अप्रोक्सीमेट मेथड्स हैं कौन कौन से और ये कैसे कैसे काम करते हैं। तो देखो ये जो अप्रोक्सीमेट मेथड्स है ना, ये दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली वो है पर्टर्बेशन और दूसरा है वेरिएशन, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बेसिकली पर्टर्बेशन अप्रोक्सीमेट मेथड्स पर, ठीक है। तो देखो पर्टर्बेशन क्या होता है? पर्टर्बेशन मेथड, पर्टर्बेशन से आप क्या समझते हैं? पर्टर्बेशन का मतलब है डिस्टर्बेंस। क्या मतलब है? डिस्टर्बेंस, ठीक है। सपोज एक क्लास है और एक क्लास में क्या है? बोर्ड लगा हुआ है, तो टीचर पढ़ा रही है, ठीक है। तो जब टीचर पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाते पढ़ाते टीचर का फ़ोन बज गया। अब फ़ोन बज गया तो क्या हो गया? जो टीचर कंसेप्ट पढ़ा रही थी वो भूल गई, थोड़ा सा माइंड से डेविएट हो गया, ठीक है।
तो वैसे ही सारे बच्चे भी डिस्टर्ब हो गए क्लास के, है ना। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि इस फ़ोन ने क्या कर दिया, पूरी क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी, राइट। सो दैट इज इक्वल टू परटर्बेशन ऑफ द सोल क्लास। क्लियर, समझ आ गया सबको। अब देखो जो परटर्बेशन है ना, ये भी दो टाइप का होता है। इसको हम लोग एक तो स्टडी करते हैं फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन, और एक होता है नॉन डिजनरेट परटर्बेशन। अब नॉन डिजनरेट क्या होता है, आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि समथिंग रिलेटेड टू नॉन डिजनरेसी, है ना, जिसको हमने थोड़ा थोड़ा पहले भी पढ़ा है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में। तो हम लोग इसको 1 by 1 पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन की। देखो फर्स्ट ऑर्डर, देखो जैसा कि नाम से पता चल रहा है फर्स्ट, राइट। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि परटर्बेशन में हम करते क्या है इस मेथड के अंदर, है ना। इस मेथड के अंदर देखो हम लोग कोई एक ऐसा सिस्टम लेते हैं सबसे पहले जिसकी हमें ना एनर्जी की वैल्यू और वेव फंक्शन की वैल्यू क्या हो, ऑलरेडी नोन हो, ठीक है। सपोज मैंने यही एक सिस्टम उठा लिया और इसकी मुझे एनर्जी की भी वैल्यू पता है और वेव फंक्शन की भी वैल्यू पता है, पहले से ही पता है, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ फिर, अब मैं ना इस सिस्टम के अंदर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हूँ, जस्ट अ लिटिल, ठीक है। एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी, जस्ट लिटिल करूँगी इन द फर्स्ट स्टेप। तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट करने से क्या होगा, इस सिस्टम में हलचल पैदा होगी, यानी कि जो सिस्टम पहले था क्या वो अब वैसा ही रहेगा, नहीं रहेगा। अब सिस्टम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना कुछ चेंजेस ऑब्जर्व होंगे। यानी कि सपोज जैसे कि मैंने आपको कहा कि पहले बिफोर वाली सिचुएशन में आपको बता रही हूँ, ठीक है, दैट इज़ योर इनिशियल या ओरिजिनल कह लो उसको। तो इसमें क्या है, इस सिस्टम की एनर्जी क्या थी, इस सिस्टम की एनर्जी थी ई नोड, ठीक है। इस सिस्टम का हैमिल्टोनियन ऑपरेटर था एच नोड, ठीक है। इस सिस्टम का वेव फंक्शन था साइन नोड, राइट। लेकिन जैसे ही मैंने इस सिस्टम के अंदर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस पोज करी तो ये सिस्टम में कुछ चेंजेस आए। कुछ चेंजेस आए तो अब सिस्टम वैसे का वैसा तो नहीं रहा, कुछ ना कुछ तो इसमें चेंज आए होंगे ना। सपोज दिस इज योर चेंज्ड सिस्टम, ठीक है, डिस्टर्ब्ड सिस्टम। तो अब इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करने से इसकी जो एनर्जी है ना वो क्या हो गई, सपोज एनर्जी हो गई ई डैश, क्या हो गई, सॉरी इसकी एनर्जी हो गई ई, क्या हो गई ई। और जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है ना ये बन गया एच, और वेव फंक्शन हो गया इसका साई, ठीक है। तो अब यहाँ देखो हमने करना क्या है, अब हमने इस न्यूली फॉर्म्ड सिस्टम के लिए इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है कि इस न्यूली फॉर्म्ड सिस्टम की एनर्जी की वैल्यू क्या है, राइट, इसकी वेव फंक्शन की वैल्यू क्या है, राइट, इसका हैमिल्टोनियन किसके इक्वल आने वाला है। हमने इस न्यू सिस्टम को, अब हमने जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, इन सब फैक्टर्स का हमने इस सिस्टम के लिए क्या लगाना है, पता लगाना है बाय द हेल्प ऑफ परटर्बेशन थ्योरी। तो अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन, तो यानी कि फर्स्ट मतलब ये है कि जैसे ही मैंने सिस्टम के अंदर क्या किया, फर्स्ट डिस्टर्बेंस क्रिएट करी, तो फर्स्ट डिस्टर्बेंस क्रिएट करने से जो फर्स्ट एनर्जी में चेंज देखने को मिला, जो मुझे फर्स्ट चेंज इन एनर्जी में देखने को मिली, उसको मैं कहूँगी, उसको मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँगी, ठीक है। तो इन द फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन मेथड हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट एनर्जी चेंज प्रोड्यूस्ड इन द सिस्टम ड्यू टू फर्स्ट डिस्टर्बेंस कोज्ड इन द ओरिजिनल सिस्टम इज स्टडीड। आगे बात समझ, मैं इसको लिख भी देती हूँ कि इन फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन मेथड due to is calculate, ऑलराइट, ठीक है। तो नाउ लेट्स सी कि भाई ये फर्स्ट चेंज इन एनर्जी कैसे फाइंड आउट की जाती है।